हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये मई 2021 का संस्करण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 सप्ताह के महोत्सव का शुभारंभ। तो देखिए, ये देश की स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष पूर्ण हुए थे, उस अवसर पर एक उल्लासपूर्ण तरीके से मनाने के लिए ये 75 सप्ताह का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? तो ये 12 मार्च से शुरू किया गया है, अगले 75 सप्ताह तक चलेगा, जो कि 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत जो है वो श्री नरेंद्र मोदी ने की है। अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को इसको अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। ठीक है, अब देखिए आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है, इंडिया एट 75 के लिए 5 स्तंभ पर फोकस किया गया है। पहला है स्वतंत्रता संग्राम, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल, इंग्लिश में से फ्रीडम स्ट्रगल कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 75 पर विचार, मतलब आइडियाज़ एट 75। फिर है 75 पर उपलब्धियाँ, मतलब अचीवमेंट्स एट 75। फिर है 75 पर कार्रवाइयाँ, यानी कि एक्शंस एट 75। और 75 पर संकल्प, मतलब रिसॉल्व्स एट 75। ये 5 जो स्तंभ है मेनली इसी पर ये फोकस है। ठीक है, देखिए इसमें अन्य कार्यक्रम हैं जैसे कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, फिर इंडिया एट 75 की एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, फिर अमृत महोत्सव पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो देखिए ये 22 मार्च 2021 को विश्व जल संरक्षण दिवस के अवसर पर जल संरक्षण की दिशा में एक पहल है, मतलब कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा था, तो कहा कि देश में वर्षा के जल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होता है। इस जल को संरक्षित करने में भूमिगत जल पर निर्भरता कम होगी और जल संकट की चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। ठीक है, फिर वर्षा की बूंदों को सहेजने के लिए मानसून के पहले अगले 100 दिन हर गांव में जल संरक्षण की तैयारियों को समर्पित करने होंगे। फिर ये अभियान जो है एक्चुअली 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस कैच द रेन अभियान को शुभारंभ करते वक्त कहा था कि जन सहभागिता को अति आवश्यक बनाया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने बताया कि पानी के मामले में हमारा जो स्वभाव है बदलने पर प्रकृति भी हमारा साथ देगी। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को न्याय संगत तरीके से जल का उपयोग करना चाहिए, ताकि इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जल शपथ लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच समझौता। तो देखिए ये 22 मार्च को, यानी 22 मार्च 2021 को केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की जल शक्ति मंत्रालय के बीच सहमति ज्ञापन, मतलब MOU जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, ये जो एक्चुअली देखा जाए तो ये पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थी, उनकी नदी जोड़ो परिकल्पना को व्यवहारिकता प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो देखिए इस परियोजना के तहत होगा यूं कि मध्य प्रदेश में दौधान बांध का निर्माण करके केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में जल अंतरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो मध्य प्रदेश में जो दौधान बांध का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद केन नदी से उत्तर प्रदेश का जो बेतवा नदी है उसमें जल को ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसका फ्लो उस तरफ मोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कुल 221 किलोमीटर की लंबी लिंक चैनल दौधान से निकाली जाएगी। देखिए इसे 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो सिंचाई के लिए पूरे वर्ष पानी उपलब्ध हो सकेगा और 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति और 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो देखिए देश की इस पहली नदी जोड़ो परियोजना के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा, हमीरपुर व झांसी में पहले से बने हुए बांध में भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट टॉपिक है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। तो देखिए 2 से 4 मार्च 2021 को अगले दशक के लिए भारत में समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप की संकल्पना और भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर एक ई बुक भी प्रधानमंत्री ने जारी की है। ठीक है, फिर भारत के प्रमुख जो बंदरगाह की क्षमता है 2014 में जो थी वो 870 मिलियन टन थी, लेकिन अब वो बढ़कर 1550 मिलियन टन हो गई है। ठीक है, 4 मार्च को मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन चाबहार दिवस के रूप में भी हुआ। ठीक है, देखिए इस संदर्भ में हुआ यूं कि वैश्विक निवेशकों को भारत आने का निमंत्रण देते हुए उन्होंने कहा, मतलब प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लंबे समुद्री तट उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जो 870 मिलियन टन था बंदरगाह की क्षमता, अब वो 1550 मिलियन टन हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है PSLV C51 के द्वारा ब्राजील की एमेजोनिया 1 और सहित 19 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण। तो देखिए 28 फरवरी को प्रक्षेपण हुआ है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसरो का जो वाणिज्यिक उपक्रम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL, उसका ये पूर्णतः व्यावसायिक मिशन था। ठीक है, इसमें ब्राजील का 637 किलोग्राम वजन का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एमेजोनिया 1, उसके साथ साथ 19 उपग्रहों का भी प्रक्षेपण इसके साथ किया गया है। ठीक है, 19 में से 13 जो है वो आपको अमेरिका का है, फिर 5 भारत के छोटे उपग्रह हैं, जिसमें से आपको एक युवा वैज्ञानिक द्वारा विकसित है सिंधु नेत्र, वो भी शामिल है। और भारतीय उपग्रहों की स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश धवन सैटेलाइट जिसे SD-SAT भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भाजपा सरकार में नेतृत्व में परिवर्तन। तो देखिए 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। उन्होंने राजधानी देहरादून में राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब देखिए यह 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। क्यों दिया? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे उनके विरुद्ध पार्टी में उभर रहा था मतभेद। उसके वजह से पार्टी संगठन को यह आशंका होने लगा था कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आगामी चुनाव जीतने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और तीरथ सिंह रावत जो कि गढ़वाल से भाजपा सांसद हैं, उन्हें नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अब देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे वो 4 साल का कार्यकाल पूरा कर सके थे और 1 साल का जो बचा हुआ कार्यकाल था अब वो तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में होगा कंप्लीट। ठीक है, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो है बेबी रानी मौर्य। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव खारिज। तो देखिए ये बजट सत्र के दौरान बजट प्रस्तुति से 2 दिन पूर्व 10 मार्च को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 55 और 32 के बड़े मतांतर से गिर गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो देखिए ये 23 से 24 मार्च 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे के मामले में जो संबंधित संयुक्त आयोग है जिसको कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन, जिसे PIC कहा जाता है, उसकी 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। पाकिस्तान ने कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की सहायक नदी जो है मरसूदर पर भारत के प्रस्तावित 1000 मेगावाट की पाकल डल जल विद्युत परियोजना और किश्तवाड़ व डोडा जिले में 48 मेगावाट की लोअर कलनाई विद्युत परियोजना सहित विभिन्न मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई थी। इन क्षेत्रों में निर्माणाधीन अन्य परियोजनाओं के संबंध में भी जानकारियां भी पाकिस्तान ने इस बैठक में प्राप्त की हैं। अब जैसे अगर अन्य में देखा जाए कि कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आपको दुर्बुक श्योक 19 मेगावाट का है, फिर सांकू 18.5 मेगावाट, नीमू चिलिंग 24 मेगावाट, रोंगदो 12 मेगावाट, इस तरह से अन्य भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस से 3 अन्य राफेल विमान की खेप भारत पहुंची। तो देखिए ये 31 मार्च 2021 को
3 राफेल विमान जो है वो गुजरात के जामनगर वायुसेना केंद्र पर लैंड किया। ठीक है, और अप्रैल 2021 में 7 अन्य राफेल विमान प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, अगर देखा जाए इसकी निर्माता कंपनी को, तो फ्रांस की एक कंपनी है डसाल्ट एविएशन। डसाल्ट एविएशन द्वारा राफेल बनाया जाता है। ठीक है, और भारत को अब तक जो प्राप्त हुए हैं वो कुल 14 राफेल प्राप्त हो चुके हैं। एक्चुअली भारत का जो डील है वो कुल 36 राफेल का है, जो कि 2023 तक भारत को कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कब कब मिल चुका है। तो पहले आपको पहला खेप आया था 5 विमान का 29 जुलाई 2020 को, फिर 3 विमान का खेप आया था 30 नवंबर 2020 को, और फिर 3 विमान का खेप आया था 27 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो देखिए इस बार जो विमान आया था वो फ्रांस से उड़ने के बाद डायरेक्ट भारत आया था। फ्रांस से उड़ान भरा, उसके पश्चात रास्ते में वो कहीं भी नहीं रुका, सीधा ये जामनगर पहुंचा। रास्ते में क्या हुआ कि यूएई की मदद से आकाश में ही एयर टू एयर इसमें ईंधन भरा गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में राफेल विमान का जो पहला स्क्वाड्रन होगा वो अंबाला में तैनात किया जाएगा, और दूसरे स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायु सैनिक केंद्र पर तैनात करने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सेना को दूध की आपूर्ति करने वाली 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा को बंद की गई। तो देखिए 31 मार्च 2021 को 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा बंद कर दिया गया, और देश के विभिन्न भागों में स्थित जो कुल 130 मिलिट्री डेयरी फार्म थे उन्हें बंद कर दिया गया। ठीक है, पहला फार्म कहाँ था, तो इलाहाबाद में बना था। 1 फरवरी 1889 को स्थापित किया गया था पहला फार्म। और देखिए इसके अगर कारणों के बारे में देखें तो एक कारण ये भी है कि लगभग 280 करोड़ रुपए सालाना इस पर खर्च हो रहे थे। ठीक है, और ये बंद कर दिया गया। अब इन पैसों से पूरा फोकस होगा युद्धक शक्ति को बढ़ाने के लिए। देखिए मिलिट्री फार्म को बंद करके इसका जो मवेशी था उसको राज्य सरकार और केंद्र के अन्य पशुपालक केंद्र पे रियायती मूल्यों पर सौंपने, और इनके कार्य जो अस्थायी कर्मचारी था उसको तबादला कर दिया गया और मंत्रालय के अन्य विभाग में करने के लिए, और इनका जो फॉर्म्स का खाली जमीन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा सैनिकों के रहने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है क्वाड की पहली शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके सदस्य हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड के सदस्य हैं। ठीक है, 12 मार्च 2021 को क्वाड का जो चतुर्भुज गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। ठीक है, और बैठक के बाद जो जारी संयुक्त बयान में पहला बिंदु यह रहा कि चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और सभी के लिए समान अवसर वाला लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित और किसी भी तरह के दबाव से रहित बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कोरोना वैक्सीन बनाने, अत्याधुनिक संवेदनशील तकनीकी के इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को लेकर 3 अलग अलग विशेषज्ञ समूह बनाने का फैसला भी शिखर सम्मेलन में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो थे इस बैठक में शामिल हुए थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने अनुपस्थिति दर्ज की। तो देखिए श्रीलंका का जो गृह युद्ध है उसके दौरान किए गए जो दमन और मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए इस युद्ध अपराधों का दोषी होने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, 47 सदस्य परिषद है जो 23 मार्च 2021 को इस पर हुए मतदान में 22 सदस्यों ने इसका समर्थन किया था और चीन सहित 11 इसके विरोध में मत दिए थे। ठीक है, जिससे ये प्रस्ताव जो है 22-11 से मतांतर से पारित हो गया। ठीक है, देखिए मतदान में अनुपस्थिति किसने किसने दर्ज की थी, तो भारत ने अनुपस्थिति दर्ज की थी, जापान ने अनुपस्थिति दर्ज की थी और इसके अलावा 12 अन्य देश भी इसमें अनुपस्थिति दर्ज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हथियारों की खरीद में सऊदी अरब के पश्चात भारत का दूसरा स्थान। मतलब कि हथियार की जो खरीद हो रही है उसमें सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पे भारत आ रहा है। ठीक है,
तो देखिए, विश्व में हथियारों के बड़े क्रेता और विक्रेता के संबंध में रिपोर्ट जारी की गई है। स्वीडिश थिंक टैंक है स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग सिपड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये 2016 से 2020 के दौरान जो हथियारों के बड़े निर्यातक राष्ट्र और उनके प्रमुख क्रेता के बारे में देखा जाए तो देखिए, पहले स्थान पे आता है अमेरिका। अमेरिका जो है 2016 से 2020 में कुल 37%, जो मतलब जितना भी हथियार का निर्यात किया जा रहा है उसमें से 37% सिर्फ अमेरिका दे रहा है। ठीक है, और उसमें सबसे अधिक सऊदी अरब को, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को और उसके बाद दक्षिण कोरिया को दे रहा है। फिर दूसरे स्थान पे आ रहा है आपको रूस। रूस का परसेंटेज है 20%, निर्यातकों में 20% है। फिर आपको इसमें देखा जाए तो ये भारत को 23% दे रहा है, चीन को 18% और अल्जीरिया को 15%। फिर आपको फ्रांस देखा जाए जो तीसरे स्थान पर है, ये आपको 8.2% निर्यात कर रहा है और ये आपको भारत को दे रहा है 21%, मिस्र को 20% और कतर को 18%। कहने का मतलब है कि जो 8.2% है उसको हम लोग 100% बना देते हैं और उस 100% में से 21% भारत को दे रहा है, मिस्र को दे रहा है 20% और कतर को दे रहा है 18%। ठीक है, और अब हम लोग इसमें आयातक राष्ट्र के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखा जाए 2016 से 2020 के दौरान जो हथियारों के प्रमुख आयातक राष्ट्र हैं, तो सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है सऊदी अरब। 2016-2020 में ये लगभग दुनिया का 11% खुद आयात करता है। ठीक है, 79% ये अमेरिका से लेता है, 9.3% ब्रिटेन से और फ्रांस से 4%। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पे आता है अपना भारत। भारत जो है वो दुनिया का 9.5% हथियार को आयात करता है, जिसमें सबसे अधिक रूस से, फिर फ्रांस से और फिर इजराइल से लिया जाता है। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पे है मिस्र, ये 5.8% है हथियारों के आयात में। उसमें से 41% रूस से, 28% फ्रांस से और अमेरिका से 8.7%। ठीक है, उसी तरह चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें स्थान पे चीन, छठे स्थान पे अल्जीरिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी के निकट से गुजरा एपोफिस क्षुद्र ग्रह। ये 5 से 6 मार्च को मध्य रात्रि में पृथ्वी के निकट से गुजरकर ये निकल गया और ये पृथ्वी से 0.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1.05 करोड़ मील की दूरी से गुजरा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का अगर डिफिनेशन देखें तो इसका तात्पर्य है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, अब देखिए, ये जो होती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो होता है 9.3 करोड़ मील या फिर आपको 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये 2004 में खोजा गया था। इसका आकार जो है वो 400 मीटर का है और ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के टकराने की आशंका इसमें व्यक्त की गई थी इस क्षुद्र ग्रह से, लेकिन अब ये 2029 में पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। ठीक है, और एपोफिस ये यूनानी भाषा का नाम है जिसका अर्थ होता है तबाही का देवता। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत स्वीडन आभासी शिखर वार्ता। तो देखिए, ये 5 मार्च 2021 को भारत और स्वीडन का आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ था। स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। देखिए, स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के फैसले की घोषणा स्वीडिश प्रधानमंत्री ने की और दोनों देशों की रेखांकित किया गया कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जो घनिष्ठ संबंध है, लोकतंत्र, कानून के शासन, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की साझा मूल्य पर आधारित है। ठीक है, और लीड इट मतलब लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर भी चर्चा वार्ता में हुई थी और इसकी बढ़ती हुई सदस्यता पर संतोष दोनों ने व्यक्त किया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा। तो देखिए, 26 से 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की यात्रा संपन्न हुई थी और ये लगभग 1 सालों में पहली यात्रा थी। मतलब पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री कहीं यात्रा पे नहीं गए थे और 1 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के पश्चात ये प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा थी। ठीक है, इसमें आगे देखा जाए तो बंगबंधु के जन्मशती वर्ष के साथ साथ बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की भागीदारी के लिए 2 दिन का ये यात्रा था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी
बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन भी वहाँ पे किए। फिर बंगबंधु शेख मुजीबुर उर रहमान के घोषित वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार श्री मोदी ने उनकी पुत्रियों को दिया, जो शेख हसीना है और शेख रेहाना है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में जारी सोने और चांदी का एक एक सिक्का शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया है, ठीक है। फिर देखिए, भारत की ओर से 109 एम्बुलेंस की सांकेतिक चाबी, कोविड-19 की 12 लाख खुराक, ये मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भेंट की है, ठीक है। इसमें आगे देखा जाए तो पारस्परिक सहयोग की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी दोनों को वर्चुअल तरीके से किया है। 3 बॉर्डर हाटों के अतिरिक्त ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री ट्रेन मिताली एक्सप्रेस भी शामिल है, ठीक है। मिताली एक्सप्रेस के हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो देखिए, यहाँ पे मिताली एक्सप्रेस के बारे में है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी यात्री रेलगाड़ी है मिताली एक्सप्रेस, जो कि 27 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच जो न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी में कुल 10 बोगियां होंगी। इसकी दूरी होगी वो 511 किलोमीटर होगी, मतलब ये रेल जो है वो 511 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। फिर तय करने में जो समय लगेगा वो कुल 10 घंटा लगेगा ट्रेन को। और सामान्य परिस्थिति में देखा जाए तो इसे सप्ताह में 2 दिन इसका परिचालन करना होगा। देखिए, अन्य रेलगाड़ी भी हैं, जैसे कि आपको मैत्री एक्सप्रेस पहला हो गया जो कोलकाता से ढाका की ओर चलता है, दूसरा है बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से खुलना की ओर चलता है, और अब तीसरा हो गया है मिताली एक्सप्रेस जो कि जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच के लिए है। और अभी फिलहाल देखा जाए तो इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है कोरोना की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर मैत्री सेतु। तो 9 मार्च 2021 को फेनी नदी पर मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। और ये सेतु जो है वो भारत में त्रिपुरा के सबरूम जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इसकी लंबाई जो है कुल 1.9 किलोमीटर है और जो लागत आ रहा है वो है 133 करोड़। फिर निर्माण कार्य देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत फिनलैंड आभासी शिखर वार्ता। तो देखिए, ये 16 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मरीन के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 2021 में होने वाले चुनाव के लिए फिनलैंड को भारत का समर्थन प्रदान श्री मोदी ने व्यक्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 से 20। तो देखिए, 20 मार्च 2021 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन पर विश्व भर में ये रिपोर्ट जारी की गई। और हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। इस इंडेक्स में कुल 149 देश है, जिसमें भारत का स्थान 139वां है। मान रखा गया है भारत का 3.819। देखिए, 149 देशों में भारत जो 139वें स्थान पर है, मतलब पिछले 11 देशों में भारत शामिल है। अब सूचकांक में पहले 5 देश देखा जाए तो पहला है आपको फिनलैंड 7.842 मान के साथ। यहाँ 0 से लेकर 10 मान दिए गए थे, जिसका 10 है वो सबसे अच्छा है। उस हिसाब से फिनलैंड पहले स्थान पर है और ये लगातार चौथा वर्ष है इसका पहले स्थान पर। फिर दूसरे स्थान पर आपको डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पर आइसलैंड है और 5वें स्थान पर नीदरलैंड है। इसी तरह से सूचकांक में जो सबसे नीचे से 3 देश हैं, मतलब 149 से, तो 149वें स्थान पर है अफगानिस्तान, 148वें स्थान पर जिम्बाब्वे और 147वें स्थान पर रवांडा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि 2020-21 के पहले 9 महीनों में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 22% की वृद्धि। और ये वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये 4 मार्च 2021 को मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया कि अप्रैल से दिसंबर 2020 में, अर्थात 2020-21 के पहले 9 महीने में जो कुल 67.54 अरब डॉलर, मतलब 67.54 अरब डॉलर का
एफडीआई जो है वो देश में आया है, और अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में पहले 9 महीने में आए एफडीआई में ये सबसे अधिक है। ठीक है, इसी एफडीआई का अंतर प्रवाह देखा जाए, मतलब यही जो पहले 9 महीने का है 2020-21 का, वो पहले 9 महीने का अंतर प्रवाह देखा जाए तो वो है 55.14 अरब डॉलर, जो कि 22% की वृद्धि दिखाई गई है। फिर इक्विटी के जरिए जो आने वाली एफडीआई है उसमें 40% की वृद्धि हुई है, और इक्विटी के जरिए देश में आए एफडीआई के अंतर प्रवाह में 51.47 अरब डॉलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के गठन का निर्णय। तो देखिए, ये 9 मार्च 2021 को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है उसका गठन किया गया है सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के लिए। ठीक है, और इस निधि का जो वित्तीयन होगा वो स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाले राजस्व से किया जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी में है कि निधि का इस्तेमाल जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा। उन योजनाओं का नाम देखा जाए तो है आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फिर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीलामी में संपत्ति फ्लैट खरीदने वाले उपभोक्ता नहीं, और ये दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग का निर्णय है। देखिए, हुआ यूँ था कि नीलामी में खरीदे गए एक फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने पर एक महिला के द्वारा इसका शिकायत किया गया था उपभोक्ता आयोग में, लेकिन आयोग का डिसीजन ये आया कि बिल्डर से कोई फ्लैट या संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति तो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, किंतु किसी नीलामी में फ्लैट या संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसलिए आयोग ने इन्हें डिसीजन दिया कि इसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लेके जाने को कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव हुआ। ठीक है, देखिए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है वो जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के झांसी में संपन्न हुआ। फिर गुड़ महोत्सव आपको मार्च 2021 में लखनऊ में हुआ। उसी तरह से फिर काला नमक चावल महोत्सव जो है वो 13 मार्च से 15 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है विशालकाय मालवाहक पोत सुएज नहर में फंसने से एक सप्ताह तक नहर में ट्रैफिक जाम रहा। तो देखिए, 23 मार्च 2021 को मलेशिया से नीदरलैंड के लिए अपनी समुद्री यात्रा के दौरान तिरछा होकर सुएज नहर में फंस गया। ये देखिए, जो सुएज नहर है वो आपको भूमध्य सागर और लाल सागर के जोड़ने वाला मिस्र का ऐतिहासिक नहर है। ठीक है, देखिए, जहाज का जो नाम था वो था एवर गिवन। ये जापान की एक शिप बिल्डिंग कंपनी से स्वामित्व वाले इस पोत को लीज पर संचालन ताइवान की कंपनी द्वारा किया जा रहा था। जहाज की लंबाई देखी जाए तो वो थी 400 मीटर, और ये 30 मार्च 2021 को नीदरलैंड की समुद्री आधारिक क्षेत्र में कंपनी जो है बोस्कालिस द्वारा अनेक टग बोट की मदद से सीधा किया गया। टग बोट एक्चुअली होता क्या है कि वो छोटे छोटे बोट होते हैं जो कि काफ़ी हैवी पावर खींचने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे टग बोट्स लगाकर उस जहाज़ को सीधा किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरें में कोई परिवर्तित नहीं। तो देखिए, ये ब्याज दर जो है वो मुख्यतः डाकघर के माध्यम से की जाने वाली जो लघु बचत है उस पर दिया गया है। पहली तिमाही जो अप्रैल से जून 2021 के लिए ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। देखिए, ये 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के लिए है बचत जो भी ब्याज दर है। तो जो डाकघर के बचत खाते होंगे उस पर 4% मिलेगा, और 1 वर्षीय सावधि जमा, 2 वर्षीय सावधि जमा या 3 वर्षीय सावधि जमा उस पर 5.5% के रेट से मिलता है। फिर 5 वर्षीय सावधि जमा देखा जाए तो उस पर 6.7% है। फिर 5 वर्षीय रिकरिंग जमा देखा जाए तो 5.8% है, और जो वरिष्ठ नागरिक का बचत योजना है वो 7.4% उस पर दिया जा रहा है। उसी तरह से मासिक आय लेखा योजना में 6.6% है। फिर पीपीएफ के लिए आपको 7.1% है। किसान विकास पत्र के लिए 6.9% है। इसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% और राष्ट्रीय बचत पत्र पे 6.8% है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पिछली बार था वही अभी भी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अब मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स की ओर, मतलब नियुक्तियों की ओर। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, उसके नए सरकार वाहक जो बने हैं महासचिव, वो बने हैं दत्तात्रेय होसबाले। ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति आयोग के, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो नए अध्यक्ष बने हैं, वे बने हैं हर्ष चौहान। और भारत के नए 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे एन.वी. रमन्ना। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक जो डायरेक्टर जनरल बनेंगे, वो बने हैं M.A. गणपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। और नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में, मतलब सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। और भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। वो कौन है? तो वो है के विजय राघवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है गांधी शांति पुरस्कार 2019-20। तो देखिए 2019 के लिए जो विजेता हैं वो है काबूस बिन अल सैद, और ये ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं। फिर 2020 के लिए जो विजेता है वो है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले और प्रथम वहाँ के राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, यह पुरस्कार उनके अहिंसक व अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये पुरस्कार सौंपा था उनकी दोनों पुत्रियों के हाथों में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020। तो देखिए ये 8 मार्च 2021 को पुरस्कार की घोषणा की गई। ये वर्चुअल समारोह में इसकी घोषणा की गई थी और ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, विजेता जो थे वो थे कोनेरू हम्पी, रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियन। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि एक एथलीट हैं। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020। तो देखा जाए तो ये 21 भाषाओं के साहित्यकारों को बाल साहित्य की उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 5 वर्ष के लिए दिया गया, मतलब 5 वर्ष के कार्य में, जैसे कि 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 तक के दौरान, जिसको पहली बार प्रकाशित पुस्तक है उस पर विचार किया ज्यूरी ने और उसके द्वारा दिया गया। ठीक है, और इसके तहत अगर देखा जाए तो 50-50 हज़ार का राशि बाद में किसी समारोह में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। तो देखा जाए तो ये 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। ठीक है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हेतु चुने गए साहित्यकारों और उनकी रचनाओं के लिए दिया गया है। यहाँ 20 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि असमी में दिया गया है बेंग साता, लघु कहानी है और इसके लेखक थे अपूर्व कुमार सैकिया। चलिए मेन देखा जाए तो अंग्रेजी में दिया गया है व्हेन गॉड इज द ट्रैवलर, कविता संग्रह है और ये अरुंधति सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर हिंदी भाषा में दिया गया है टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014, ये कविता संग्रह है और इसके लेखक हैं अनामिका। ठीक है, फिर देखा जाए इसमें तो आपको पंजाबी, मराठी, संथाली, सिंधु, तमिल सभी भाषाओं में दिया गया है। और इसमें कहा जाए तो मलयालम, उड़िया, राजस्थानी, नेपाली, इनके पुरस्कार जो है बाद में इसकी घोषणा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये 22 मार्च 2021 को घोषणा की गई और ये 67वां था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो स्वर्ण कमल दिया गया है वो दिया गया है, मलयालम फिल्म है, निर्देशित है प्रियदर्शन के द्वारा, जिसका नाम है मरकर अराबिका डालिंते सिम्हम। अब देखिए गैर पिक्चर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है एन इंजीनियर ड्रीम। फिर आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वो है मनोज बाजपेयी, हिंदी फिल्म उनकी भोसले के लिए, और धनुष को दिया गया है साथ में तमिल फिल्म असुरन के लिए। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है कंगना रनौत को, ये हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अगर देखा जाए तो वो बने हैं संजय पूरन सिंह चौहान, हिंदी फिल्म इसके 72 हूड़े के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है छिछोरे, इसके निर्देशक थे नितेश तिवारी
और छिछोरे में जो एक्टर थे वो थे सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक वो बी प्राक को दिया गया है उनकी गीत तेरी मिट्टी के लिए, जो कि हिंदी फिल्म केसरी में था। फिर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक गायिका जो है वो श्रावणी रविंद्र को बनाया गया। गीत था उसका रान पेटेला, ये मराठी फिल्म का था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अमर उजाला शब्द सम्मान 2020। तो ये 13 मार्च 2021 को इन सम्मानों की घोषणा की गई। अमर उजाला शब्द सम्मान ये 2 सर्वोच्च आकाशदीप सम्मान में से एक हिंदी और एक किसी अन्य भाषा जो भारतीय भाषा है उसमें सतत और प्रविष्ट रचनात्मक योगदान के लिए 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो देखिए हिंदी के लिए जो दिया गया है वो विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। ठीक है, और हिंदुत्तर भाषाओं के लिए जो दिया गया है वो शंख घोष को दिया गया है बांग्ला भाषा के लिए। ठीक है, चलिए अन्य पुरस्कार इसमें देखा जाए तो वर्ष की श्रेष्ठ कृतियों के लिए छाप सम्मान ये दिया गया है। कथा वर्ग में दिया गया है इस मधु तलवार को, जो कि कहानी संग्रह है इसका लाल बजरी की सड़क। ठीक है, फिर कविता वर्ग में दिया गया है उदय प्रकाश को, उदय प्रकाश की जो कविता थी अंबर में अबाबिल। फिर कथेतर वर्ग में देखा जाए तो ये विष्णु नागर की थी, असहमति में उठा एक हाथ। फिर किसी लेखक की पहली श्रेष्ठ रचना के लिए अगर दिया गया है थाप सम्मान तो वो दिया गया है ललित कुमार को, ये था विटामिन जिंदगी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। देखा जाए तो ये 25 मार्च 2021 को यह पुरस्कार दिया गया आशा भोसले को, और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। फिर आपको किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जो है 2020 का वो दिया गया। कृषि एवं खाद्य संगठन का वर्ष 2020 का किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को, ICAR जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर देखा जाए तो वर्ष 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार 2020। तो देखिए सरस्वती सम्मान जो 2020 का दिया गया उसके विजेता हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ये मराठी लेखक हैं और पुरस्कार की राशि मिली है 15 लाख। फिर आपको व्यास सम्मान देखा जाए तो इसके विजेता हैं प्रोफेसर शरद पगाड़े, जो कि समकालीन हिंदी तथा साहित्य के लेखक हैं। इनकी उपन्यास जो है वो है पाटलिपुत्र की सामग्री, इसी के लिए इन्हें दिया गया है, जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ था। व्यास सम्मान दिया गया और पुरस्कार राशि है 4 लाख। फिर बिहारी पुरस्कार 2020 देखा जाए तो विजेता है श्री मोहन कृष्ण बोहरा, जो कि राजस्थान के हिंदी साहित्यकार हैं, और इन्हें 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उद्योग व्यापार जगत के अर्नेस्ट एंड यंग पुरस्कार 2020। तो इसमें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो दिया गया हर्ष मारीवाला को, जो कि मैरिको कंपनी के चेयरमैन हैं। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी को, जो कि अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निधन में अगर देखा जाए तो पहला है सागर सरहदी। सागर सरहदी जो निधन हो गया वो बॉलीवुड के प्रसिद्ध पटकथा लेखक और संवाद लेखक और निर्देशक थे, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको GV रामकृष्ण, ये सेबी के यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और सेबी के पूर्ण स्वायत्तता मिलने के पश्चात इसका पहला चेयरमैन उन्हें बनाया गया था। ये 91 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। फिर आपको केसी चक्रवर्ती जो थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, जिनका 68 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी। तो ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक व राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है ऑलिवर डसाल्ट जो है वो फ्रांस के अरबपति राजनेता का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तकें की ओर। पुस्तकें में पहला है
हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, तो इसके लेखक हैं बिल गेट्स। और नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई के लेखक हैं जेफरी आर्चर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है डेजर्ट फ्लैग 6। तो ये 3 से 27 मार्च 2021 को यूएई के अल दाफरा वायु सैनिक केंद्र पर संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना की मेजबानी में संपन्न हुआ। और इस अभ्यास में जो शामिल देश थे उसमें आपको यूएई जो था वो मेजबान देश था, फिर अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन और भारत भी शामिल था। और भारत जो है वो पहली बार शामिल हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है दस्तलिक 2। दस्तलिक 2 जो है वो 10 से 19 मार्च 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत में संपन्न हुआ। और इसमें भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 जो कि वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। तो देखा जाए तो ये 6 से 9 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। ये 29वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला था। ठीक है। इस मेले का जो थीम है वो था नई शिक्षा नीति 2020, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद में। खेलकूद में पहला है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो नीरज चोपड़ा जो रिकॉर्ड बना रहे हैं वो 5 मार्च 2021 को पटियाला में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक मीट में 88.07 मीटर भाला फेंक कर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका पुराना रिकॉर्ड था 88.06 मीटर का, इन्होंने 2018 में रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नई दिल्ली मैराथन 2021। तो इसमें पुरुष वर्ग में जो विजेता है वो है श्रीनु बुगाथा। ये आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के हैं और इनको दौड़ पूरी करने में लगा जो समय था वो 2 घंटे 14 मिनट और 59 सेकंड लगा था। फिर नेक्स्ट है महिला वर्ग में जाए तो इसका विजेता है सुधा सिंह। ये उत्तर प्रदेश की हैं। पूरी दौड़ पूरा करने में इनको जो समय लगा वो 2 घंटा 43 मिनट 41 सेकंड लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्विस ओपन 2021। ये 2 से 7 मार्च को स्विस ओपन संपन्न हो गया। इसमें महिला का जो एकल स्पर्धा था उसमें विजेता रही कैरोलिना मरीन और उप विजेता रही पीवी सिंधु। ठीक है। कैरोलिना मरीन ने पीवी सिंधु को फाइनल में हराया था। फिर नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज टेनिस ट्रॉफी 2021। तो ये 15 से 21 मार्च को संपन्न हुआ और ये 12वां सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज टूर्नामेंट था। इसमें एकल में जो विजेता है वो है डारिया कसाटकिना, रूस की हैं, और उप विजेता है मार्ग्रेटा गास्परयान जो कि रूस के हैं। फिर युगल में देखा जाए तो विजेता है नाडिया किचेनोक यूक्रेन की और राहुला ओलारू ये रोमानिया की। ये जोड़ी है युगल में, इनकी विजेता रहे। और उप विजेता रहे कैटलिन क्रिस्टियन और सबरीना सातामारिया, दोनों अमेरिका के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2021। तो देखिए महिलाओं का जो स्पर्धा था वो 7 से 13 मार्च को संपन्न हुआ और पुरुषों का स्पर्धा 14 मार्च से 20 मार्च तक चला था। अब देखिए महिला एकल में जो विजेता है वो है गार्बिन मुगुरुजा जो कि स्पेन की है और इन्होंने हराया था बारबरा क्रेस्कोवा को जो कि चेक गणराज्य की है। और युगल में देखा जाए तो एलेक्सा ग्वाराची चिली की और दारिजा जुराक क्रोएशिया की, इन दोनों की जोड़ी ने हराया चीन की जोड़ी को सू युफान और यांग झाओ स्वान को। फिर नेक्स्ट अब आते हैं पुरुष एकल में। तो पुरुष एकल में जो विजेता रहे वो थे असलन क्रात्सेव, रूस के हैं, और लॉयड हैरिस ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। लॉयड हैरिस उप विजेता रहे थे। ठीक है। फिर युगल पुरुष में देखा जाए तो ये रहे जुआन सेबेस्टियन कबाल और रॉबर्ट फराह, ये दोनों कोलंबियाई हैं जिन्होंने जीत हासिल की युगल पुरुष में। और निकोला मैक्टिक व मेटपैबिक क्रोएशिया के, ये दोनों उप विजेता रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। ये 17 से 21 मार्च 2021 को इंग्लैंड में बर्मिंघम में संपन्न हुआ था और इसमें पुरुष एकल में विजेता थे ली जी जिया जो कि मलेशिया की हैं और विक्टर एक्सेल्सन को हराया था डेनमार्क के हैं। फिर महिला एकल में देखा जाए तो नोजोमी ओकुहारा जापान की हैं, वो विजेता रहीं, और हारने वाले थाईलैंड के हैं पॉर्नपावी चोचुवोंग। पुरुष युगल में देखा जाए तो दोनों जापान के हैं
हिरोइकू एंडो और यूता वतानाबे ये विजेता रहे। और फिर है ताकेशी कामोरू और कीगो सनोडा, ये दोनों जापान के हैं जो उप विजेता रहे। फिर महिला युगल में देखा जाए तो म्यू मोतो व वकाना नगाहारा ये दोनों जापान के हैं जो विजेता रहे, और हारने वाले भी जापान के ही थे, यूकू फुकुशिमा व साइका हिरोता। और मिश्रित युगल में देखा जाए तो यूता वतनाबे और अरीशा हिगाशिनो ये दोनों जापान के हैं जो विजेता रहे, और हारने वाले हैं युंकी कानेको और मिशाकी मत्सुतोमो ये दोनों जापान के। इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो सिर्फ पुरुष एकल को छोड़कर बाकी सभी टूर्नामेंट में जापान के ही खिलाड़ी हैं जिसने जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत इंग्लैंड श्रृंखला 2020-21। तो देखा जाए तो ये फरवरी मार्च में संपन्न हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें टेस्ट, T20 और ODI ये तीनों फॉर्मेट में खेला गया था। टेस्ट में 4 मैच हुए जिसमें भारत ने 3-1 से श्रृंखला जीत ली। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए रविचंद्रन अश्विन। फिर T20 जो है वो 5 मैच खेले गए जिसमें भारत ने 3-2 से जीत ली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए विराट कोहली। फिर आपको ODI श्रृंखला जो है वो 3 मैच की थी और इसे भी भारत ने 2-1 से जीत ली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए जॉनी ब्रेस्टो जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 18 से 22 जून 2021 को देखा जाए तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, और ये खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। फिर 14 मार्च 2021 को देखा जाए तो विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2020-21 के फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराकर विजेता कौन बना, तो ये बना मुंबई। और मुंबई ये ट्रॉफी जो है मतलब ये टूर्नामेंट अब तक 4 बार जीत चुका है। फिर न्यूजीलैंड बांग्लादेश ODI और T20 श्रृंखला, तो दोनों में ही न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीत दर्ज कर दी। ODI भी 3-0 से और T20 भी 3-0 से इसने जीत दर्ज की है। फिर देखा जाए नेक्स्ट तो न्यूजीलैंड में खेले गए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की T20 श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार एक ओवर में 6 छक्के लगे। तो देखिए मार्च 2021 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते वक्त वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड ने अकीला धनंजय के 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए। ये T20 में ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार युवराज सिंह ने लगाए थे, और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखा जाए तो ये तीसरी बार हुआ है। पहली बार युवराज सिंह ने, दूसरी बार हर्षल गिब्स ने, और तीसरी बार किरण पोलार्ड ने। लेकिन ODI श्रृंखला में अगर देखा जाए केवल ODI में तो अभी तक सिर्फ एक बार लगा है जिसे हर्षल गिब्स ने मारा है, 6 बॉल पे 6 छक्का। फिर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखा जाए तो 14वां हैट्रिक किसने लिया, तो ये लिया है अकीला धनंजय ने, श्रीलंका के हैं और इन्हें वेस्टइंडीज के विरुद्ध लिए। इन दोनों में एक संबंध है कि दोनों एक ही मैच के हैं, मतलब पहले हैट्रिक विकेट लिया गया था और उसके अगले ही ओवर में अकीला धनंजय के अगले ओवर में किरण पोलार्ड ने 6 बॉल पे 6 छक्का मारा था। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2021 की पहली फॉर्मूला रेस जो कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है। ये 28 मार्च 2021 को साखेर यानी बहरीन में संपन्न हुआ। इसके विजेता थे लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश चालक हैं और मर्सिडीज टीम के लिए हैं। फिर उप विजेता है मैक्स वर्स्टापेन, ये रेड बुल के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद आएगा आपको क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स के वीडियो, क्रॉनिकल मई के। ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।